हेलो स्टूडेंट्स, श्रेष्ठ हिंदी क्लासेस के इस नए क्लास में आप सबका स्वागत है। हमने एक वीडियो बनाया था जो कि आपके प्रयोजन मूलक हिंदी का ही अर्थ विशेषता लिया हुआ आपका चैप्टर 1 हमने उसमें पढ़ा था। प्रयोजन मूलक हिंदी आखिर होता क्या है। तो आपका जो एसी हिंदी में जो आपका प्रयोजन मूलक हिंदी है उसमें आपका 6वां अध्याय है पल्लवन। तो पल्लवन को समझने से पहले तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि पल्लवन शब्द आया कहाँ से है। पल्लवन शब्द ना पल्लव शब्द से आया। और पल्लव किसको कहते हैं? आपने देखा होगा कि जब पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ों पर तो नए छोटे छोटे जो पत्ते आते हैं ना, छोटे छोटे कोमल पत्ते, उन्हीं को पल्लव कहा जाता है। और वो पत्ते धीरे धीरे क्या होते हैं, विकसित होते हैं, पनपते हैं। वैसे ही किसी गंभीर विषय का पनपना या विकसित होना पल्लवन कहलाता है। इसको पल्लवन को हिंदी में और भी कई इसके शब्द दिए गए हैं, जैसे कि विस्तरण, अभिवर्धन, गवेषण आदि शब्द। अंग्रेजी में इसे एम्प्लीफिकेशन भी कहा जाता है और एक्सपेंशन भी कहा जाता है। पल्लवन का अर्थ है विस्तार या फैलाव। मतलब किसी ऐसे विषय के बारे में जिसको कि कोई भी व्यक्ति पढ़ के आसानी से ना समझ पाए, तो उसको विस्तृत या फैलाव उसका कैसे किया जाए उसी को पल्लवन कहते हैं। और ये समझ लीजिए कि पल्लवन जो है संक्षेपण का विलोम शब्द है। जैसे हम किसी अनुच्छेद का संक्षेपण करते हैं, मतलब उसको संक्षेप में लिखते हैं, वैसे ही हम किसी उक्ति सुक्ति का पल्लवन करते हैं। अर्थात एक लाइन में कही गई किसी भी उक्ति सुक्ति को हम विस्तृत करते हैं या फैलाते हैं। संक्षेपण में विस्तृत अंश को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि पल्लवन में कोई लोकोक्ति अथवा अर्थगर्भ वाक्य को विस्तार दिया जाता है। स्पष्ट शब्दों में कहें तो संक्षेपण में तथ्य सिकुड़ते हैं और पल्लवन में विस्तार पाते हैं या फिर फैलते हैं। अच्छी लाइन है कि संक्षेपण में शब्द सिकुड़ते हैं और पल्लवन में वो विस्तार पाते हैं या फिर विस्तृत होते हैं, फैलते हैं। तो अब आपको लग रहा होगा कि इस पल्लवन लेखन का हमारे प्रयोजन मूलक हिंदी में प्रयोग किया है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी मतलब आपकी कामकाजी हिंदी, व्यवसायिक हिंदी, आपकी कार्यालय हिंदी। मतलब कार्यालय में किसी कार्य को करने के लिए पल्लवन लेखन की आवश्यकता क्यों और कितनी है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे जीवन में संक्षेपण के भांति ही पल्लवन का भी काफी महत्व है। भाषाई समाज में रहने वाला हर व्यक्ति सूत्र वाक्य से अर्थ ग्रहण नहीं कर सकता। सूत्र वाक्य में निहित अर्थ समाज में रहने वाले हर व्यक्ति की समझ में आए, इसके लिए टीकाएं, भाष्य आदि लिखे गए हैं। अच्छा, कोई भी व्यक्ति सूत्र वाक्य में कोई वाक्य कह दिया तो हर एक व्यक्ति की समझ में वो नहीं आती। जैसे अगर किसी ने कह दिया कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अब ये इस उक्ति का अर्थ वही समझ सकता है जो या तो पढ़ा लिखा है। लेकिन हम पल्लवन में अगर हम इसी बात को कहें कि व्यक्ति अपनी गलती नहीं मानता, अपनी गलती सदा वो दूसरों पर मढ़ता है, तो इस बात का अर्थ ये हुआ, तो इसको कोई भी व्यक्ति आसानी से क्या है समझ जाएगा। तो हम भारतीय आर्ट्स परंपरा में ऐसे सैकड़ों उदाहरण देखे जा सकते हैं, परंतु पल्लवन का जन्म उन दिनों से मानना चाहिए जब मनुष्य ने अपने संक्षिप्त विचारों को तर्क, कल्पना और शब्दों का पट पहनाकर विस्तार देना सीखा। जब मतलब पल्लवन का विस्तार तभी से हुआ है जब से उक्तियों और सूक्तियों, उक्तियों या कहावतों, मुहावरों तो नहीं, कहावतों, लोकोक्तियों का प्रयोग प्रचलन में आया। हिंदी में ऐसी हजारों सूक्तियां और कहावतें प्रचलित हैं जिनके अर्थ ऊपर से तो स्पष्ट नहीं है, किंतु इसका अर्थ विस्तार करने पर उसके भाव पूरी तरह से स्पष्ट हो जाते हैं। लेखन की इस क्रिया को हिंदी में पल्लवन कहते हैं। मतलब किसी भी उक्ति, सूक्ति या लोकोक्ति या जो कहावत है उसका जब हम अर्थ देते हैं, उसका जब हम अर्थ बताते हैं या उस भाव को पूरी तरह से हम स्पष्ट करते हैं, तो उसी प्रक्रिया को ही पल्लवन कहा जाता है। अब पल्लवन की परिभाषाएं हैं। विद्वानों ने पल्लवन को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। जैसे कि डॉक्टर मुंशीराम शर्मा कहते हैं कि वस्तुतः किसी सूत्रबद्ध अथवा सुगुम्फित विचार या भाव का संविकासन को विस्तारण कहते हैं। पल्लवन का ही दूसरा नाम विस्तारण है। यह किसी सुसंगठित एवं गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। ये डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का परिभाषा है कि किसी सुगठित एवं सुगुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं।
विद्वानों ने उपयुक्त परिभाषाओं को देखते हुए पल्लवन के संबंध में एक और परिभाषा यह भी दी जा सकती है कि किसी उक्ति, सुक्ति या बीच वाक्य या आदि में निहित मूल संदेश को विस्तार पूर्वक समझने और समझाने का प्रयास ही पल्लवन है। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि पल्लवन किसी भी गूढ़ गंभीर विषय या उक्ति, सुक्ति को या फिर बीज वाक्य को के मूल संदेश को विस्तार पूर्वक समझने और समझाने की प्रक्रिया ही पल्लवन है। समझने या समझाने का प्रयास ही पल्लवन है। अब आपको ये कैसे पढ़ना है? मान लीजिए कि पल्लवन के ऊपर में आपके पास प्रश्न आ रहा है, एमसीक्यू प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न है, तब तो उसमें आपको विकल्प दिए जाएंगे। आपको सही विकल्प को ही लिखना है। अगर आपको ये 2 वाक्यों में लिखने के लिए आ रहा है, 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन में, कि पल्लवन किसे कहते हैं, तो आप उसमें इतना ही लिख सकते हैं कि किसी उक्ति, सुक्ति, बीज वाक्य आदि में निहित मूल संदेश को समझने और समझाने का प्रयास ही पल्लवन है। आप इतना लिख सकते हैं। अगर आपको पूछ रहा है कि 3 से 4 वाक्य में पूछ रहा है कि पल्लवन के तत्व क्या हैं, या पल्लवन के कोई 2 परिभाषाएं दीजिए, या पल्लवन की प्रक्रिया क्या है, या पल्लवन और व्याख्या में अंतर क्या है, या फिर कार्यालयों में पल्लवन का महत्व क्या है, तो आपको उसी के आधार पर लिखना है। लेकिन अगर आपका प्रश्न आ रहा है पल्लवन किसे कहते हैं तथा पल्लवन की प्रक्रिया को सविस्तार समझाइए, तब आपको क्या करना है कि पल्लवन का अर्थ लिखना है, पल्लवन की परिभाषा लिखनी है, पल्लवन के तत्वों के पॉइंट्स देके उसको लिखना है, फिर पल्लवन की प्रक्रिया क्या है, पल्लवन और व्याख्या में अंतर क्या है, और कार्यालय में पल्लवन का महत्व क्या है। ये सारी चीजों को आपको पॉइंट वाइज लिखना है, क्योंकि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो 8 मार्क या 10 मार्क का होता है, और इसमें 400 वर्ड्स तक आपको क्वेश्चन को लिखना है। मतलब 400 शब्दों में जब आपको उत्तर लिखना है ना, तो आप समझ लीजिए कि आपको ये पूरा चैप्टर उसमें लिखना है। अब पूरा चैप्टर को कैसे लिखें? ऐसा तो नहीं कि आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। तो पहले तो हम समझेंगे कि चैप्टर में आखिर कहा क्या जा रहा है। जैसे कि पल्लवन के तत्व पढ़ लेते हैं। किसी उक्ति, सुक्ति या बीज वाक्य को पल्लवित करते समय जो तत्व महत्वपूर्ण होते हैं वे पल्लवन के तत्व कहलाते हैं। मतलब इसको जब हम क्या बोलना चाहिए, पल्लवित करते हैं, तो कैसे पल्लवित करते हैं, वो उसके तत्व हैं जिसको कि पॉइंट वाइज आपको लिखना है। पल्लवन करते समय पल्लवन में इनका समावेश होना नितांत जरूरी है, अन्यथा पल्लवन अपनी चारुता, गांभीर्यता और संप्रेषणीयता को खो बैठता है। पल्लवन के ये तत्व हैं सहज, सरल और आकर्षक भाषा। सबसे पहले तो लेखन का एक मुख्य मतलब आपका जिम्मेदारी बनता है। आप कोई भी लेखन कर रहे हैं, चाहे आप आलेखन लिख रहे हैं, संक्षेपण लिख रहे हैं, पल्लवन लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, या फिर अनुच्छेद लिख रहे हैं, या कोई भी तरह का लेखन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी भाषा जो है वो सरल, सहज और आकर्षक होनी चाहिए। सरल इसलिए कि सामने वाले पाठक को आसानी से समझ में आ जाए। सहज शब्दों का कि वो जब तक बात आसानी से समझ में नहीं आएगा, आपकी पल्लवन उतनी प्रभाव नहीं उत्पन्न कर पाएगी। और आकर्षक भाषा मतलब हम मनुष्य आकर्षित होते हैं ना, तो आकर्षक भाषा होगा तो हम क्या होगा, उस लेख पे ऊपर बंध जाएंगे, उसको पूरी तरह से हम पढ़ेंगे। तो पल्लवन की भाषा सहज, सरल और आकर्षक होनी चाहिए, जिससे आम पाठक उसे समझ सके और पल्लवन के दिए अर्थ को हृदयगम कर सके। पल्लवन की भाषा आकर्षक होनी चाहिए, पर उसमें पांडित्य प्रदर्शन और चमत्कार उत्पन्न करने की प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पल्लवन की भाषा को सर्वथा संप्रेषणीय होनी चाहिए। संप्रेषणीय मतलब वो आगे की ओर बढ़नी चाहिए। भाषा सरल, सहज होनी चाहिए। उसमें हमको किसी तरह का पांडित्य प्रदर्शन नहीं करना है कि हमको इतनी जानकारी है या हम बड़ी बड़ी शब्दों के बारे में जानते हैं, ये हमको नहीं दिखाना है। ये चमत्कार उत्पन्न नहीं करना है। वो हम काव्य पाठ में कर सकते हैं। जब हम कविता, दोहे, पद इत्यादि लिखते हैं, तब हम उसमें पांडित्य प्रदर्शन या काव्य पाठ दे सकते हैं। परंतु यहाँ पर जब आप कुछ लेख लिख रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी जो पल्लवन में जो उक्ति सुक्ति है, वो तो आपका पांडित्य प्रदर्शन उसमें ऑलरेडी हुआ है। मतलब उसमें आपके शब्द जो हैं वो कठिन है, इसीलिए तो उसको पल्लवित किया जा रहा है। तो जब आप पल्लवन लिखें तो सरल, सहज और आकर्षक भाषा का ही प्रयोग करें। दूसरा है उत्कृष्ट शब्द चित्र।
पल्लवन करते समय ऐसे शब्दों का चयन करें जिसे पढ़कर पाठकों के मन मस्तिष्क में उस तथ्य और घटना का बिंब स्वतः उभरे। मतलब क्योंकि यह आपका कार्यालयी भाषा है, तो इसमें आप कार्यालय, यहाँ आपके बोलचाल की भाषा का प्रयोग नहीं करना है, कार्यालयी भाषा का प्रयोग करना है। और उत्कृष्ट शब्दों का मतलब पढ़ने वाले पाठक पर उसका प्रभाव बहुत अधिक पड़े, तो ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना है। यह तो सर्वविदित है कि उत्कृष्ट शब्द चित्र किसी भी रचना से पाठकीय आस्वादन को बढ़ाते हैं, इसलिए पल्लवन के शब्दों को इस तरह पिरो जाए जिससे कि वह अपने आप चित्र के रूप में ले ले। मतलब आप ऐसे शब्दों का बारे में लिखें कि पल्लवन लिखते समय वो आपके भीतर, मतलब पढ़ने वाले के भीतर, पाठक के भीतर अपने आप एक चित्र उभार ले और पाठक उसमें पूरी तरह से बंध जाए और आपके पल्लवन को जो आरंभ से उसने पढ़ना शुरू किया हो वो अंत तक उसको पूरा करें। वस्तुगत गांभीर्य, अब विषय क्या है ये देखना है आपको। अगर गंभीर विषय है तो आपको गंभीर शब्दों के साथ ही लिखना है। पल्लवन में हमेशा वस्तुगत गांभीर्य का ध्यान रखना है। इसमें ऐसे प्रकरण बिल्कुल भी नहीं छूटने चाहिए जिनका संबंध अनुभूत सत्य या जीवनानुभव से है। इसलिए जीवन के उपेक्षित और साधारण समझे जाने वाले अनुभव को भी इसमें शब्द का पट पहनाना जरूरी है, क्योंकि असल में इन्हीं के साथ वस्तुगत गांभीर्य का अटूट संबंध है। तो आपको क्या करना है, जो भी विषय है उसकी गंभीरता को समझना है और उस विषय से संबंधित कोई भी मूल विषय बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। अगर वो छूट गया तो आपका पल्लवन जो है उतना प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जीवन में उपेक्षित साधारण समझ वाले अनुभव को शब्द का पट पहनाना जरूरी है। पहले तो आपको उस लिखने की प्रक्रिया से पहले आपको क्या करना है, पहले आपको उसको समझना है ना कि उसको लिखना क्या है। तो इसी वस्तुगत गांभीर्य का अटूट संबंध है। संतुलित और समन्वित कलेवर, पल्लवन का कलेवर सदैव संतुलित और समन्वित होना चाहिए। उसमें प्रत्येक वाक्य क्रमबद्ध तरीके से लिखे जाने चाहिए। पल्लवन में कहीं भी किसी प्रकार का शैथिल्य नहीं आना चाहिए। कुल मिलाकर पल्लवन की शैली विचारों, उत्तेजक और लोकाभिमुखी होना चाहिए। अब देखो, हमने पल्लवन के जो तत्व पढ़े उसमें हमने 4 तत्व पढ़ा। पहला था सरल, सहज और आकर्षक भाषा, दूसरा पढ़ा उत्कृष्ट शब्द चित्र, तीसरा पढ़ा वस्तुगत गांभीर्य और चौथा तत्व था संतुलित और समन्वित कलेवर। तो ये आप जब आपके तत्व के आपके पॉइंट्स अगर आपको याद रहेंगे तो आप उस पॉइंट को विस्तृत कर सकते हैं। तो आपको जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है तो आपको ये सारे पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। अगर क्वेश्चन में केवल पल्लवन के तत्वों के बारे में लिखिए तो आपको ये 4 पॉइंट्स याद रहने चाहिए। लेकिन अगर पूरी तरह से क्वेश्चन में आ रहा है कि पल्लवन किसे कहते हैं, विस्तार से समझाइए, तो आपको इन सभी विषयों को उसमें शामिल करना है। अब पढ़ेंगे कि पल्लवन की प्रक्रिया कैसे करनी चाहिए। मतलब कोई भी विषय पर जब हम पल्लवन लिख रहे हैं तो हमें उसे कैसे लिखनी चाहिए। पल्लवन की प्रक्रिया संक्षेपण प्रक्रिया का विलोम है, क्योंकि पल्लवन संक्षेपण का विलोम है तो प्रक्रिया भी विलोम ही होगा। संक्षेपण में हम क्या करते हैं, अगर एक 200 शब्दों में अगर एक अनुच्छेद है, मतलब एक पैराग्राफ है, तो हम उसको उसके 1/4 में मतलब 50 शब्दों तक उसको सीमित रखते हैं। लेकिन पल्लवन में क्या है, इसमें केवल एक उक्ति सुक्ति या कोई गूढ़ विषय है तो हम उसको क्या करेंगे, विस्तारित करेंगे। वैसे पल्लवन की जो शब्द सीमा है वो 300 से 500 शब्दों में पल्लवन को लिखना चाहिए। संक्षेपण के मूल सामग्री का संक्षिप्तीकरण होता है, जबकि पल्लवन में मूल कथन और सूक्ति को विस्तार दिया जाता है। पल्लवन में मूल कथन के खंडन मंडन की स्वतंत्रता पल्लवक के पास नहीं होती। किसी भी उक्ति सूक्ति मूल कथन या बीज वाक्य का पल्लवन करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनानी चाहिए। अब क्या क्या प्रक्रिया अपनाना है। सबसे पहले प्रक्रिया है आपका पठन। मतलब पल्लवन करने से सबसे पहले आपको पठन करना है, पढ़ना है। पठन मतलब पढ़ना। जब तक आपको स्वयं उस विषय के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उस उक्ति सुक्ति या लोकोक्ति या मुहावरा जो है उसके बारे में आप नहीं जानेंगे तो आप उसको समझा नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पल्लवन से पहले मूल अवतरण के कथन, उक्ति सुक्ति लोकोक्ति और बीज वाक्य को ध्यान पूर्वक बार बार पढ़ना चाहिए, जिसका उसका मर्म हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मतलब मूल लेखक ने किस वजह से इस उक्ति या सुक्ति को लिखा है उसका मर्म जब तक हमको समझ में नहीं आएगा तब तक हम पल्लवन नहीं लिख पाएंगे। इसलिए हमको उसको बार बार पढ़ना है। सेकंड पॉइंट है आपका सहायक विचारों को समझने का प्रयास। उक्ति सुक्ति और कथन आदि को बार बार पढ़ते समय मूल विचार और भाव के नीचे दबे दूसरे सहायक विचारों को समझने और उन्हें पकड़ने का प्रयास करना चाहिए।
देखिए, उक्ति सुक्ति और कथन आदि को बार बार पढ़ते समय क्या करना है, मूल विचार और भाव के नीचे दबे दूसरे सहायक विचारों को समझने और उन्हें पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है आपका निहित विचारों का अनुच्छेद में रूपांतरण। अच्छा, उस पल्लवन में कौन कौन से विचार निहित हैं उसको हमको अनुच्छेद में रूपांतरण करना है। मतलब पहले तो हम उसको पढ़े, फिर हम उसको सहायक विचार मतलब मूल भाव के साथ जो सहायक भाव है उसको समझे, फिर उसको रूपांतरित कर दिया, मतलब उसका हम लोगों ने ट्रांसलेट कर दिया मुख्य गौण और सहायक विचार। देखो, कोई भी उक्ति सुक्ति में एक मुख्य भाव होता है, एक गौण भाव होता है और एक सहायक भाव होता है। तो हमको उसको व्यास शैली में लिखना है, मतलब मुख्य तथ्यों को पहले लिखना है, गौण तत्वों को बाद में लिखना है, सहायक तत्वों का भी उल्लेख करना है। विचारों को समझ लेने के बाद निहित विचारों को अनुच्छेद में रूपांतरण कर लेना चाहिए ताकि कोई भी भाव या विचार छूट ना जाए। तो हमको ऐसे कैसे पढ़ना है इसको, विचारों को अनुच्छेद में रूपांतरण कर लेना चाहिए ताकि कोई भी भाव या विचार छूटने ना पाए। ये प्रक्रिया आपको परीक्षा हॉल में बैठकर नहीं करना है, ये प्रक्रिया आपको घर में करना है। एक अच्छा पल्लवन हम कैसे लिख सकते हैं इसके जब आप अभ्यास कर रहे हो तो आप इसको पहले रूपांतरित कर लीजिए। पहले मुख्य विषयों को पहले लिख लीजिए, उससे संबंधित गौण विषयों को उसके बाद लिख लीजिए, फिर सहायक विषयों को लिख लीजिए। उद्धरण और उदाहरण का प्रयोग, विचारों को विस्तार देते समय अपने कथन की पुष्टि के लिए कुछ उदाहरण भी आप इसमें दे सकते हैं। इसमें उदाहरण देने में आपको कोई मनाही नहीं है। अप्रासंगिक बातों का बहिष्कार, जिसमें पल्लवन में हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए, जैसे ही अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार ना हो, मतलब एक ही बात को बार बार बोलना है या फिर उसका अनावश्यक विस्तार नहीं करना है। मूल भावों का विस्तार, मूल भाव जो है उसी का विस्तार करना है। पल्लवन की प्रक्रिया में मूल भावों का विस्तार इस तरह होना चाहिए जिससे मूल कथन की आत्मा झंकृत हो उठे। भाषा और शैली का ध्यान, पल्लवन की भाषा सहज, सरल, सुबोध, परिनिष्ठ और विषय अनुकूल होना चाहिए। हमने पहले ही पढ़ा था कि लेखन में भाषा सरल, सहज, सुबोध, परिनिष्ठ और विषय के अनुकूल ही होना चाहिए ताकि पाठक के ऊपर उसका प्रभाव अच्छा पड़े। इसके वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, वाक्य में क्रमबद्धता होना आवश्यक है। पल्लवन के लेखन में अलंकृत भाषा सर्वथा वर्जित है, मतलब इसमें आपको किसी भी तरह के अलंकृत भाषा का प्रयोग नहीं करना है, क्रमबद्ध भाषा में लिखना है, अलंकृत भाषा इसमें वर्जित है। भाषा की भांति पल्लवन में शैली का भी विशेष महत्व है। पल्लवन में हमेशा व्यास शैली अपनाई जानी चाहिए, न कि समास शैली। इसकी रचना हर परिस्थिति में अन्य पुरुष में होनी चाहिए। अगर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आता है ना कि पल्लवन की शैली कैसी होनी चाहिए, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं आगे पढ़ने से पहले। जैसे कि आपका क्वेश्चन आता है कि पल्लवन की शैली क्या होनी चाहिए, तो याद रखिएगा कि पल्लवन की शैली जो है वो व्यास शैली होती है, ना कि समास शैली। व्यास शैली में इसको लिखना है। पल्लवन हमेशा अन्य पुरुष में लिखना है, मतलब मेरे या आपके बारे में नहीं लिखना है, हमेशा अन्य पुरुष में, थर्ड पर्सन में ही आपको पल्लवन को लिखना है। पल्लवन में का सबसे बड़ा दोष है पुनरावृत्ति। एक ही चीज को आपको दो अवतरणों में या दो अनुच्छेदों में एक ही बात को आपको रिपीट नहीं करना है, मतलब पुनरावृत्ति नहीं करना है। दूसरी है कि पल्लवन की जो उपसंहार है वो कैसा होना चाहिए, तो उसमें कसावट होनी चाहिए। पल्लवन की शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 300 से 500 शब्द होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हैं जो कि ज़्यादातर पल्लवन, जब हम पल्लवन को लेकर क्वेश्चन आंसर करते हैं ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं जो कि आप लोग क्या बोलना चाहिए, आप कर सकते हैं। मतलब ये इन क्वेश्चनों की तैयारी आप कर सकते हैं। अब देखो, पल्लवन और व्याख्या में अंतर, हम कभी कभी कुछ पदों की व्याख्या करते हैं, तो पल्लवन और व्याख्या में क्या अंतर है। तो पल्लवन में केवल निहित भाव का विस्तार होता है, व्याख्या में प्रसंग निर्देश के साथ अवतरण अंश की आलोचना भी की जा सकती है। व्याख्या में आप आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन पल्लवन में आपको अपने विचार नहीं लिखने हैं, ना ही किसी तरह की टीका टिप्पणी आलोचना करना है। इसमें केवल निहित भाव के मूल भाव को ही विस्तार देना है। पल्लवन में संदर्भ लिखना आवश्यक नहीं है, व्याख्या में संदर्भ लिखना आवश्यक है। पल्लवन में पंक्ति, उक्ति, सुक्ति स्वतंत्र होती है, व्याख्या में उक्ति, पंक्ति उत्तरार्ध में पूर्वार्ध पर संबंध रहता है। मतलब जिस चीज की व्याख्या कर रहे हो ना आप, उसी की उत्तरार्ध पंक्तियां रहती हैं व्याख्या में, जबकि पल्लवन में क्या होती है, विषय पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहता है। पल्लवन में टीका टिप्पणी के लिए कोई स्थान नहीं है, मतलब आप अगर पल्लवन लिख रहे हैं तो आप अपने किसी भी विचार ना लिखें, ना ही मूल
जो उसके मूल लेखक हैं उनके विचारों के साथ किसी तरह का टीका टिप्पणी या आलोचना करें। आपको अगर उनके विचार से आप सहमत नहीं भी हैं तब भी आपको वहाँ पर अपने विचार नहीं लिखना है, बल्कि मूल लेखक के विचार को ही लिखना है। व्याख्या में टीका टिप्पणी की जा सकती है, लेकिन पल्लवन में टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। ये था पल्लवन और व्याख्या में अंतर। अब है पल्लवन और भावार्थ में क्या अंतर है। पल्लवन और भावार्थ। पल्लवन में भाव विस्तार की कोई सीमा नहीं है। पल्लवन में अगर आप जैसे कि आप +3 के बच्चे हैं तो आपके पल्लवन की भाव विस्तार की कोई सीमा नहीं है। भावार्थ में भाव विस्तार की सीमा सुनिश्चित होती है। पल्लवन में मूल भाव में अनुच्छेद लिखा जाता है, भावार्थ में मूल भाव को अनुच्छेदों में लिखना आवश्यक नहीं है। पल्लवन में मूल और गौड़ दोनों प्रकार के निहित भावों एवं विचारों को ग्रहण किया जाता है। भावार्थ में केंद्रीय भाव को पकड़ने की चेष्टा की जाती है। इसमें मूल भाव और गौड़ भाव दोनों को लिखना है। पल्लवन में वर्ड लिमिट्स नहीं है, लेकिन अगर आपके पास समय सीमा है तो आप इसको 300 से 500 शब्दों में लिख सकते हैं। पल्लवन में भाव विस्तार आप कितना भी अधिक कर सकते हैं। और रहा इसमें निहित भाव और विचारों को ही ग्रहण करना है, आपको अपने विचार यहाँ पर नहीं लिखना है। तो ये था पल्लवन और व्याख्या में अंतर और पल्लवन और भावार्थ में अंतर। अब है कि कार्यालयों में इतना पल्लवन के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसका हमारे दैनिक जीवन में या हमारे कार्यालय ऑफिस में जाके जब हम काम करते हैं तो हमको इसका क्या महत्व है या किस तरह का इसका हमको प्रयोग करने को मिलेगा। तो यहाँ पर है कि आज पल्लवन का संबंध बहुविध और बहुआयामी है। विद्यालय से लेकर कार्यालय तक इसके महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कार्यालयों में लिपिक से लेकर अधिकारी तक सब संक्षिप्त रूप में टाँके गए नियमों को स्थूल और बृहद आकार देकर उन्हें सहज भाषा में वर्णित कर बोधगम्य बनाते हैं। तो लिपिक से लेकर अधिकारी तक पल्लवन का प्रयोग करते हैं ताकि पढ़ने वाले को वो आसानी से समझ में आ जाए। पल्लवन में सारी उलझी हुई गुत्थियों सुलझ जाती हैं। अबूझ और गहन अर्थ दरवाजे की तरह खुलता है। कार्यालयों में आलेखन प्रस्तुत करने में विशेष रूप से पल्लवन विधि की मदद ली जाती है। आलेखन हम पढ़ेंगे किसी दूसरे क्लास में, तो आलेखन लिखने के लिए भी पल्लवन विधि का ही महत्व लिया जा सकता है। पल्लवन को आप एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, एक अनुच्छेद में भी, या उसको आप अलग पल्लवन के अलग अलग विषयों को, जैसे कि मुख्य विषयों को एक अनुच्छेद में, गौड़ विषयों को दूसरे अनुच्छेद में, सहायक विषयों को तीसरे अनुच्छेद में, इस तरह से भी आप उसको लिख सकते हैं। पल्लवन विधि के माध्यम से प्रशासनिक नियमों को बोधगम्य ढंग से प्रचारित करके अनावश्यक विवादों को रोका जा सकता है। कार्यालयों में दी जाने वाली स्वतः पूर्ण टिप्पणियों में पल्लवन विधि को अपना लेने से पुनः स्पष्टीकरण आदि की कोई गुंजाइश नहीं होती। इससे तत्काल किसी मामले में निर्णय लेना आसान होता है। इस तरह कार्यालयीय कामकाज को बोधगम्य, त्वरित और लोकाभिमुखी बनाने में पल्लवन का महत्व निर्विवाद है। तो कार्यालयों में जो भी कामकाज होते हैं, पल्लवन की जो प्रक्रिया है उसको बोधगम्य बनाता है, त्वरित बनाता है, लोकाभिमुखी बनाता है, मतलब लोगों को ये आसानी से समझ में आ जाता है। इसलिए हम पल्लवन का जो महत्व है वो निर्विवाद, इसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। पल्लवन का महत्व समय के साथ में ही बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमें पल्लवन लिखने की सही विधि आनी चाहिए। और सही विधि जानने के लिए बच्चों आपको ये करना है कि आपको उसके 2-4 उदाहरणों के बारे में पढ़ना है। आपके इस बुक में 4 अलग अलग से दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद और भी बहुत सारे ऐसे उक्तियाँ सुक्तियाँ हैं जिन पर भी पल्लवन लिखा जाता है। जब आप अधिक से अधिक उदाहरणों के बारे में पढ़ेंगे तो आप एक बेहतर ढंग से पल्लवन लिख सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि पल्लवन लिखना नहीं आएगा, पर कभी कभी आपके क्वेश्चन में पल्लवन लिखने को भी आता है और कभी कभी आपके पास रहेगा कि केवल आपको पल्लवन के बारे में या उस विषय के बारे में आपको समझाना रहेगा। तो आप लिखेंगे कैसे? लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखना है मैंने बता दिया था। लॉन्ग क्वेश्चन में वही लिखेंगे। पहले तो आप समझाएंगे कि पल्लवन होता क्या है, उसके अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, उसके तत्व क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके महत्व क्या है और उसके व्याख्या या भावार्थ के साथ में अंतर क्या है। लेकिन अगर आपको पल्लवन लिखने को आया, जैसे आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो यहाँ पर व्यक्ति को जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तभी वो उसकी प्राप्ति के लिए अथक प्रयत्न करता है या नए नए आविष्कार करता है। अब इस आपको अर्थ समझ में आ गया, तो अब आप उसको विस्तारित करेंगे, पल्लवित करेंगे, वही आपका पल्लवन है। ठीक है, जैसे कि अधजल गगरी छलकत जाए,
अगर एक विषय है कि अधजल गगरी छलकत जाए, जैसे कि अगर गगरी में आधा पानी हो तो छलकते हुए जाता है ना, वैसे ही लोगों में जब ज्ञान आधा होता है ना तो भी वो छलकने लगता है। मतलब वही लोग होते हैं जो ज़्यादा पांडित्य प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। साहित्य समाज का दर्पण है। हमारा जो साहित्य है वो ही हमारे समाज के बारे में बताता है, या हम अपने साहित्य के जरिए ही हम अपने समाज, देश, काल, परिस्थिति को जान पाते हैं। तो साहित्य समाज का दर्पण है। ऐसे छोटे छोटे विषयों के बारे में आप विस्तृत अध्ययन कीजिए, उन पर लिखे हुए पल्लवन को आप बार बार पढ़िए, तो आप आसानी से पल्लवन लिखना सीख सकते हैं। और लेखन किसी भी तरह से लिखते हैं तो वो आपके लिए या आपके, ऐसा नहीं कि केवल पाठ्यक्रम में दिया हुआ है उतना ही आपको पढ़ना है, उससे ज़्यादा पढ़ने के लिए आप इस तरह के पल्लवन को लेकर, 2-4 उदाहरणों को लेकर आप पल्लवन लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि आप उसकी प्रक्रिया, उसके तत्व, उसके महत्व, उसके अर्थ को अच्छी तरह से जान सकें। तो बच्चों, अगर पल्लवन को लेकर आपको और कोई भी दुविधा है, कोई भी शंका, संदेह है या कोई भी डाउट है, तो आप इनबॉक्स पर मैसेज कीजिए और अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। हम अगले क्लास में फिर किसी नए विषय के साथ में आपसे फिर मिलेंगे।